चैप्टर 1 की स्टार्टिंग होती है और हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में वहाँ पर खड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक टूटी हुई स्वॉर्ड और एक शील्ड थी। उसके सामने एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर खड़ा हुआ था जो कि उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख रहा था, जैसे कि वो अभी उसे आएगा और फाड़ कर खा जाएगा। और उसके सिर पर ये लिखा हुआ आ रहा था कि उसने उसे 0 डैमेज दिया है, यानी कि एमसी ने उसे अभी तक कोई भी डैमेज नहीं दे पाया है। फिर एमसी खुद को अपने से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि मेरा नाम है ये क्वीन और मैं एक 0 लेवल का एबी स्पीकर हूँ, यानी कि मैं एडवेंचर्स के द्वारा छोड़े गए सभी ट्रैश को उठाता हूँ। मेरे पास और कोई दूसरा काम नहीं है क्योंकि मैं मॉन्स्टर्स को हार्म नहीं कर सकता और ना ही उन्हें मार सकता हूँ। लेवल 0 का होने की वजह से लोग मुझे सोसाइटी के लिए एक बर्डन मानते हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि वो बिल्कुल सही मानते हैं। कुछ लोग तो मुझे ट्रैश और यूजलेस मानते हैं। तुम इसे ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि मैं एक ट्रैश की लाइफ जी रहा हूँ और अब शायद मेरी ये लाइफ ख़त्म हो सकती है। और उस मॉन्स्टर ने भी एमसी पर हमला कर दिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक लग रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो चुका था। वो कहता है कि लेकिन एक बात है, मैं यहाँ पर ऐसे मरना नहीं चाहता, मैं एक ट्रैश की तरह नहीं मरना चाहता। और वो काफ़ी गुस्से से उस मॉन्स्टर पर एक अटैक कर देता है, जिसके बाद वहाँ पर एक विंडो खुलती है और उस पर लिखा आता है कि उसने उस मॉन्स्टर को 1 का डैमेज दिया है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और मुझे ये पता नहीं कि ये पास्ट का है या फिर प्रेजेंट का, लेकिन हम देखते हैं कि जीएसटी के अंदर एक गेट का सीन जहाँ पर हमारा एमसी काफ़ी तेज़ी से वहाँ से भागकर निकलता है और उसके पीछे एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर था, लेकिन एमसी वहाँ से निकल कर दूर आ जाता है और वहाँ पर एक एडवेंचर जाकर उस मॉन्स्टर को वहाँ पर ख़त्म कर देता है या फिर उसे वापस भेज देता है गेट के अंदर। एमसी वहाँ पर बाहर बैठते हुए कहता है कि मेरा डेली का रूटीन है कि मैं एबीस के अंदर एडवेंचर्स के द्वारा छोड़े गए सभी कचरों को कलेक्ट करता हूँ और उन्हें क्लासीफाई करता हूँ, यानी कि उन्हें यार हिंदी में समझ सकते हो वर्गीकृत करता हूँ। वैसे भी ये क्रिस्टल्स काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। ये क्रिस्टल हर एक लगभग 50,000 युआन का है, इसलिए यहाँ का एडमिनिस्टर यहाँ का किसी भी आम बंदे तक ये पहुँचने नहीं देना चाहता। तभी वहाँ पर एक एडवेंचरर आता है जो कि काफ़ी रूडली तरीके से एमसी से कहता है कि तुम यहाँ से एक भी चुराने की कोशिश भी मत करना। अगर तुमने यहाँ से कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो ना ही तुम बल्कि तुम जेल भी जाओगे और पैसे भी तुम्हें देने पड़ेंगे। हमारा एमसी कहता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बॉस, मुझे ये काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और मुझे सभी तरह के रूल्स को पता है और मैं ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता हूँ। एमसी हमें आगे बताता है कि एबी स्पीकर का ज़्यादातर काम लेवल 0 के प्लेयर्स के द्वारा किया जाता है। अगर गाइज मैं यहाँ पर प्लेयर और एडवेंचर बोलूँ तो आप समझ जाना कि मैं एक ही बात कर रहा हूँ। अगर कॉम्बैट टीम फ्रंट लाइन के सभी मॉन्स्टर्स को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करती है तो लेवल 0 के प्लेयर्स की जान खतरे में रहती है। आमतौर पर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पूरी तरह से प्लेयर्स की जान के साथ जुड़ी हुई है। एमसी कहता है कि इतना सब कुछ करने के बाद हमारे पास टैक्स काटने के बाद सिर्फ 540 युआन आते हैं और अभी भी मेरे सर पर 6,70,000 का कर्जा है और इसे शायद चुकाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं कि उसे एक बंदा बुलाता है कि ये मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, वो भी 3000 कमीशन के साथ। एमसी कहता है कि क्या 3000 कमीशन, ये तो काफ़ी ज़्यादा हाई है। वो बंदा एमसी से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मनी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जल्दी से जाकर टीम को ज्वाइन करो। और एमसी कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। और फिर हमें उस वैन का दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस वैन में सभी बंदे बैठकर जा रहे थे। उस वैन के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी बंदे अपनी ही बकवास झाड़ रहे थे, जो कि हमें जानने के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और हमारा एमसी एक साइड में चुपचाप बैठा हुआ था और वो हमें बताता है कि 10 साल पहले एबिस के गेट अपीयर हुए। उन गेट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स थे जो कि इंसानों के सामने आए और जिन लोगों ने अवेकन किया उनके पास ये एबिलिटीज़ थी जिनसे वो उन मॉन्स्टर्स को मार सकते थे। और इसी के साथ जब भी वो लोग मॉन्स्टर्स को मारते तो सिर्फ उन्हें एनर्जी सोर्स और केवल क्रिस्टल्स नहीं मिलते थे, बल्कि उन्हें इसी के साथ मैजिकल वेपन्स भी मिलते थे और आइटम्स भी। इन आइटम्स की कीमत बहुत ज़्यादा थी और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते थे। एमसी में बताता है कि इसकी वजह से हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल कंपनीज बंद हो गई और उन्हें ख़त्म होने से कोई नहीं बचा पाया और किसी को भी लेवल 0 के काम करने वालों की ज़रूरत नहीं थी। और डॉक्टर्स ने भी मुझे कह दिया कि अगर तुम्हारी सिस्टर्स की तुम फ़ी नहीं पे कर सकते तो यहाँ से तुम अपनी सिस्टर को ले जा सकते हो। और मैंने यहाँ पर कर्ज़ा भी काफ़ी ज़्यादा ले लिया था।
फिर हमारा एमसी का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो एक बारिश के अंदर बैठा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा उदास था कि उसके सर पर इतना ज़्यादा कर्जा है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और उसके सामने एक पर्ची की करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? अगर हाँ तो तुम्हारे पास शायद काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ें होंगी जैसे कि ऑर्गन्स। और वो बंदा उसे ऑर्गन्स के ऊपर एक लोन दे देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा लोन था। एमसी के पास भी कोई दूसरा चारा नहीं था क्योंकि उसने सभी तरह से रिजेक्शन का सामना कर लिया था। उसे कोई भी काम देने के लिए तैयार नहीं था। फिर हमारा सीन वैन की ओर जाता है जहाँ पर एक बंदा एमसी को यही बातें याद दिला रहा था कि अगर उसने अपने लोन को नहीं चुकाया तो शायद उसे अपनी एक किडनी को बेचना पड़ेगा। और उसे ये भी बताता है कि उसकी शायद एक यंगर सिस्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार है और उसके सभी कुछ बिल्स उसी पर डिपेंड है। अगर वो ये नहीं करेगा तो शायद वो मर जाएगी। वैसे वो बंदा कहता है कि ऐसे में लोगों का तो मर जाना ही अच्छा है, लेकिन अब इस पर काफ़ी ज़्यादा बोझ आ चुका है। एमसी के सुनकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था लेकिन वो उसके कुछ भी कह नहीं सकता था। वैसे भी अब तुम ये सिर्फ एक ही काम कर सकती हो कि एक कारपेंटर की तरह ही एक लाइफ को जीना। और वो सभी लोग उस गेट की तरफ पहुंच चुके थे जहां पर उन्हें आना था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा गेट लग रहा था। वहाँ के एडवेंचरर्स यानी कि प्लेयर्स उन्हें कहते हैं कि तुम गार्बेज पिकर्स तुम बहुत ही ज़्यादा स्लो हो, तुम इतनी ज़्यादा लेट कैसे हो सकते हो। वो एमसी हमसे कहते हैं कि इस वक्त शायद मुझे काफ़ी ज़्यादा वर्क हार्ड करने की ज़रूरत है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो शायद मैं ज़िंदा भी नहीं लौट पाऊँगा और मुझे अब पैसे बनाने होंगे कुछ भी कर कर। और ऐसे ही कुछ देर बाद वो सभी ऐसे इकट्ठे होकर उस डंजन के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन अचानक से एंटर करते ही वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं जो कि लेवल 1 के थे। एमसी कहता है कि ये क्या हो चुका है। वो बंदे यानी कि हंटर्स भी कहते हैं कि सॉरी गाइस प्लेयर्स, वो कहते हैं कि ये क्या हो चुका है। यहाँ पर तो हम एंटर करते ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। एमसी कहता है कि ये फर्स्ट टाइम है जब मैं एक बी ग्रेड के बीच में एंटर किया हूँ और यहाँ पर तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा खतरे हैं। हम देखते हैं कि वो बंदे कैसे न कैसे उन मॉन्स्टर्स को हराकर वहाँ से भगा देते हैं और वो आगे बढ़ते हुए क्या कुछ बकवास बातें करने लगते हैं जिनके बारे में हमें जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और वो कुछ ऐसी बातें कर रहे थे कि ये डंजन काफ़ी अजीब महसूस हो रहा है, यह भी इसे काफ़ी अलग महसूस हो रहा है क्योंकि यहाँ के जो फ्लोर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अजीब हैं। वो बंदे उनसे पूछते हैं, अपने लीडर से पूछते हैं कि हमारी डेस्टिनेशन कौन सी है, हम आज कौन से फ्लोर पर जाने वाले हैं। तो उनका लीडर कहता है कि आज हम 5th फ्लोर पर जाने वाले हैं। वो बंदा कहता है कि लेकिन एक बात तो है, ये डंजन काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है और इस एबिस के अंदर हमें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। और डंजन और एबिस में एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ गाइस, ओके। फिर हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद वो बंदे ऐसे ही चल रहे थे, तभी एक हंटर यानी कि प्लेयर नीचे बैठकर अपने शूज़ को बांधने लगता है, लेकिन हमारा एमसी इधर उधर देखते हुए जा रहा था जो कि उससे टकरा कर नीचे गिर जाता है। वो बंदा उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे अपने कॉलर से पकड़ कर उठा देता है, जिससे हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। वो कहता है कि सॉरी सर, मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे ये गलती हो चुकी है। वो बंदा ये सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि क्या तुम देख कर नहीं चल सकते, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तो एक टाइम के लगा कि तुम तो एक मॉन्स्टर हो, अगर मैं तुम्हें मार दूँ तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वो बंदा एमसी को गाली देते हुए कहता है कि तुम सिर्फ ट्रैश हो इस दुनिया के लिए, तुम एक बर्डन हो, उसके सिवाय कुछ नहीं। सोसाइटी के लिए तुम कुछ भी मायने नहीं रखते हो। लेकिन उसका लीडर उसे शांत कराते हुए कहता है कि तुम इन लेवल 0 के बंदों पर अब टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। हम एक मिशन पर हैं जहाँ पर हमें इनकी ज़रूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद हमें ट्रैश को इकट्ठा करने में दिक्कत होगी, इसलिए तुम इसे छोड़ दो। जिस पर वो बंदा कहता है कि मुझे आज जिस लीडर की वजह से तुम्हें छोड़ना पड़ रहा है, वरना मैं तुम्हें आज मार देता। और हम देखते हैं कि वो आगे जाते हुए उन ट्रैश को सभी गालियां दे रहा था कि तुम सब बिल्कुल यूज़लेस हो, तुम किसी भी काम के नहीं हो। वो बंदे इन सब की बातें सुनकर उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे जिससे उन्हें गुस्सा दिलाया जा सके, वरना वो लोग उन्हें मार भी सकते थे। लेकिन हमारा एमसी कहता है कि ये ऐसे ही हमारी बेइज्जती करते रहते हैं, ये हमें बिल्कुल यूज़लेस समझते हैं, लेकिन इनको एक बात नहीं पता है। हमारे एमसी के इतना कहने के बाद उसके सामने एक विंडो आती है जिस पर उसे लिखा हुआ था कि उसके लेवल 1 पर जाने में एक्सपीरियंस के अंदर सिर्फ 1 पॉइंट बचा हुआ है। इसके बाद वो 100 एक्सपीरियंस पाने के बाद वो लेवल 1 पर जा पाएगा। और गाइस चैप्टर 1 की स्टार्टिंग होती है और हम हमारे एमसी को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपना काम कर रहा था और उसके साथी भी वहाँ पर अच्छे से काम कर रहे थे। लेकिन अचानक से वो सभी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि उनके सामने एक स्प्लिट वुल्फ खड़ा हुआ था जो कि उसकी क्रिटिकल हेल्थ पर था, यानी कि उस पर कुछ अटैक्स करने के बाद वो वहाँ पर मारा जाएगा।
एमसी कहता है कि ये क्या हो चुका है, उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, क्या उन्हें ये पता नहीं था कि उन्हें फ्रंट लाइन को पहले अच्छे से क्लियर करना चाहिए था। उनसे इतनी बड़ी गलती हो चुकी है जिसके कि हमें सामना करना होगा। इसी के साथ उसके सभी साथी वहाँ से भागते हुए कहते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, वरना शायद ये डीमन हमें मार देगा और हम यहाँ पर मारे जाएंगे। लेकिन हमारा एमसी वहाँ पर खड़ा हुआ था, जो कि सोचता है कि शायद ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसकी मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था। इससे शायद मेरी लाइफ बदल जाएगी। एमसी देखता है कि उसके पास में एक लेवल 1 का वुडन स्टाफ और एक लेवल 1 की वुडन शील्ड पड़ी हुई थी। वो बीस्ट उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से आकर अटैक करता है, लेकिन वो उसे डॉज करते हुए झुक कर उसे शील्ड और उस स्टाफ को उठा लेता है। वो कहता है कि शायद मैं इससे थोड़ा काम चला पाऊंगा। वो उस बीस्ट की तरफ देखता है जो कि उसी की तरफ घूर कर देख रहा था, जैसे कि वो अभी आएगा और उसे फाड़ कर खा जाएगा। एमसी थोड़ी हिम्मत करते हुए जाता है और उस पर एक अटैक मार देता है, लेकिन उस अटैक का उस बीस्ट पर कोई भी डैमेज नहीं पड़ता है और उस पर लिखा आता है कि उसने उसे 0 डैमेज किया है। और उसके साथ ही दूसरे उसे आवाज़ें लगा रहे थे कि आखिर वो वहाँ पर क्या कर रहा है, क्या उसे पता नहीं कि सिर्फ जॉब चेंजर्स ही उस पर अटैक कर सकते हैं, क्या वो कुछ ज़्यादा ही टाइम से यहाँ पर काम नहीं कर रहा, या उसे ये पता होना चाहिए था। एमसी सोचता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे ये पता है कि मैं उस पर अटैक नहीं कर पाऊंगा और ना ही मेरा अटैक उस पर डैमेज कर पाएगा। और इसी के साथ हमें उसका स्टेटस विंडो दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ था ये क्वीन और उसका लेवल था 0 और उसकी सभी एबिलिटीज़ स्ट्रेंथ, एजिलिटी और सभी एबिलिटीज़ 1 पर थी। एमसी कहता है कि इतने सभी कमज़ोर एट्रीब्यूट के साथ मैं उस पर डैमेज नहीं कर पाऊंगा। वो उसी के साथ भागते हुए कहता है कि शायद इसीलिए मैं ये जानता हूँ कि मुझे उस पर डैमेज कैसे पहुँचाना है। मुझे ये सबसे अच्छे से पता है कि मैं इतने एट्रीब्यूट के साथ उसे डैमेज नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा यूज़ करना होगा और मुझे हद से ज़्यादा स्ट्रेंथ को यूज़ करना होगा। और इसीलिए वो वहाँ से जंप करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है और उस पर एक अटैक करने की कोशिश करता है। और इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है और हमें उन सभी प्लेयर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर हंट कर रहे थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बंदा जिसकी एमसी के साथ पहले भी फाइट होने वाली थी, वो बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि जब वो 0 लेवल के बंदे उस क्रिटिकल हेल्थ में उस डिमोनिक ड्रेस देखेंगे तब वो काफ़ी ज़्यादा डर जाएंगे, यहाँ तक कि उनकी लातें भी कांपने लगेंगी। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसी बंदे ने वहाँ पर उस डीमन को छोड़ दिया था ताकि वो उन सबको डरा सके। और तभी उसका साथी कहता है कि हाँ, हम अपने कुछ ही मॉन्स्टर्स को मारकर पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अगर उन लोगों के सामने कोई मॉन्स्टर आ जाता है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, उन्हें दुनिया को उनकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो बिल्कुल एक ट्रैश हैं जो कि 0 लेवल के हैं। और उसके साथ हम देखते हैं कि उनके सभी मेंबर्स को सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद काफ़ी अच्छी अच्छी आइटम्स मिल रही थी, जो कि हम देख सकते हैं, जो कि काफ़ी हाई रेट की थी। वो उनका लीडर उनसे आगे कहता है कि सभी तरह की महंगी आइटम्स को हम रख लेंगे और बाकी सब कुछ उन्हें कचरे साफ करने वालों को कह देंगे कि वो साफ कर कर ले जा सकते हैं। वो लड़की कहती है कि मास्टर, मुझे लगता है कि एक यहाँ पर मास्टर बच चुका है जो कि उन सभी बंदों के पास जा चुका है और हमें उन्हें लगता है कि उन्हें मारना होगा उन मास्टर को। और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर है जो कि हमें मारने वाला है, कोई हमें आकर जल्दी से बचा लो। लेकिन हम देखते हैं कि उनमें से कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि वो उन लोगों की जान वहाँ पर खतरे में है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा सीन चेंज होता है और हमारे एमसी की तरफ दिखाया जाता है। और ये वही सीन है जो कि हमारे चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो बीस्ट मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, जो कि उस पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हमला हो चुका था। एमसी काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से उस मॉन्स्टर को अटैक कर कर मार दिया था। यहाँ पर उसे मॉन्स्टर को एक ही अटैक में मारने के बाद एमसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था और उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है कि उसने उस डैमेज को कंप्लीट कर दिया है, जिससे उसे एक्सपीरियंस मिला है और उसका 100 एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो इससे काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो वहाँ पर काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उनका एक लीडर आ जाता है जो कि एक प्लेयर था। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ उसे एक मॉन्स्टर को मारने के बाद एक हीरो की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने यहाँ पर किसी बड़े मॉन्स्टर को नहीं बल्कि एक लो लेवल के बीस्ट को मारा है और इस पर भी तुम इतना ज़्यादा खुश हो रहे हो। वैसे तुम काफ़ी देर तक जिंदा रहे हो, मुझे तो ये भी नहीं लगता कि तुमने इसे मारा कैसे।
लेकिन हम देखते हैं कि उस बंदे की इतनी सारी बातें सुनने के बावजूद हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था। फिर वो हमें बताता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से इतने सारे एक्सपीरियंस को इकट्ठा किया, 2 एक्सपीरियंस, 3 एक्सपीरियंस और यहाँ तक कि मैंने 10-10 एक्सपीरियंस भी इकट्ठा किया, जिसमें मैंने लगभग मरते-मरते बचा। कई बार तो ऐसा लगता कि शायद मैं अब मर ही जाऊँगा और मुझे तो अपनी ज़िंदगी से प्यार था, लेकिन फिर भी मुझे ये करना पड़ता था। और आज हम देखते हैं कि उसका ये इतना ज़्यादा लंबा सफ़र कंप्लीट हो चुका है और उसने 100% एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि और इसी के साथ उस सिस्टम की विंडो पॉप होती है और उसे बताया जाता है कि उसका लेवल एक्सपीरियंस 100 हो चुका है, जिसकी वजह से अब उसकी कंडीशन पूरी हो चुकी हैं, जिससे वो अब लेवल अप कर सकता है। और इसी के साथ वो अब लेवल अप करने लगता है और वहाँ पर वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था कि आखिर ये एक कचरे उठाने वाला बंदा कैसे एक जॉब को पा सकता है। वो इससे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था। लेकिन जब एमसी की अवेकनिंग पूरी होती है तब वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि उसे एक स्क्रैवेजर की एक स्किल मिली थी, यानी कि एबिलिटी, और वो भी लेवल 1 पर थी और यही उसका लेवल मैक्स था। वो इसे देखने के बाद वो पास वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है कि आखिर ये क्या है, तुम्हें एक एबिलिटी मिली वो भी स्क्रैवेजर की और उसका भी लेवल सिर्फ 1 है और ये भी मैक्स है। वो कहता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हंसने से। वो कहता है कि चलो ठीक है फिर मैं यहाँ से चलता हूँ, और वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो बंदा एमसी से कह के जाता है कि तुम्हारे सभी साथी जो कि कचरा उठाने वाले थे वो सभी अब यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए अब बाकी का काम सभी तुम्हें ही करना पड़ेगा और इसमें तुम्हारी कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है। उस बंदे के जाने के बाद एमसी भी सोचता है कि क्या स्क्रैवेजर, क्या ये एबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। मुझे तो नहीं लगता, अगर इसका लेवल मैक्सिमम 1 है तो क्या मैं एट्रीब्यूट पॉइंट पाकर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाऊँगा। तो एमसी उस वुल्फ की ओर देखते हुए कहता है कि क्या मेरे पास एक स्क्रैवेजर एबिलिटी है। और हम देखते हैं कि तभी उसके सामने एक विंडो पॉप होती है जिस पर लिखा हुआ था कि रिसाइकेबल ट्रैश फाउंड, और उस पर कहा गया था कि क्या आप उसे रिसाइकल करना चाहेंगे। एमसी कहता है कि यस। और तभी हम देखते हैं कि उसकी एबिलिटी, जहाँ पर उसके पीछे से काफ़ी सारे हाथ निकल कर आते हैं और उसके साथ एक पीछे पोर्टल भी बन चुका था और वो सभी हाथ उस बीस्ट को वहाँ पर पकड़कर अंदर ले जाने लगते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। एमसी कहता है कि तो यही है स्क्रैवेजर एबिलिटी। एमसी कहता है कि आखिर इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। और हम देखते हैं कि उसके सामने आता है कि रिसाइकलिंग इन प्रोग्रेस है, और वहाँ पर अब तभी उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आती है कि रिसाइकलिंग कंप्लीट हो चुकी है। एमसी कहता है कि चलो अच्छा है, आखिर ये कंप्लीट हो चुकी है। और तभी उसमें से 2 हाथ निकलते हैं और उसके सामने 3 एट्रीब्यूट पॉइंट को कर देते हैं जो कि उसके सामने थे। उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आती है कि उसे 3 एट्रीब्यूट पॉइंट के साथ साथ एक स्प्लिट डैश स्केल भी मिली है जो कि उसी वुल्फ की थी। एमसी इसे देखने के बाद सोचता है कि क्या मुझे इन सभी बॉडीज से एट्रीब्यूट पॉइंट मिल सकते हैं और एक स्किल भी, ये कैसे हो सकता है। फिर वो अपना सिस्टम विंडो खोलता है जिस पर उसका स्टेटस दिखाया गया था, जहाँ पर अभी भी सब कुछ लेवल 1 पर था और वो भी लेवल 1 पर आ चुका था, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी। और हम आगे देखते हैं कि वो उस स्किल की ओर देखता है जो कि उसे मिली थी, जिस पर लिखा रहा था कि उसे HDT3 की ज़रूरत है उसे यूज़ करने के लिए। इसलिए एमसी सोचता है कि इसका मतलब ये है कि मुझे अपने सभी इनपुट्स को HDT में ऐड करना होगा इस स्किल को यूज़ करने के लिए। तो वो ऐसा ही करता है और उन सभी एट्रीब्यूट पॉइंट को HDT में ऐड कर देता है और उसके बाद सोचता है कि चलो मुझे तो कुछ भी असर दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी बॉडी वैसे ही फील हो रही है जैसे कि पहले थी। और तभी उसके सामने से एक आवाज़ आती है कि जल्दी करो और इस सभी कचरे को यहाँ से उठाकर लेकर जाओ। एमसी इतना सुनने के बाद ये वहाँ पर जल्दी से जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी स्प्लिट डैश स्किल एक्टिवेट हो जाती है जिसकी वजह से वो काफ़ी तेज़ी से आगे जाकर काफ़ी ज़ोर से नीचे गिरता है। और उसके सामने एक विंडो पॉप होती है कि आपकी स्किल कूल डाउन में है। वो कहता है कि तो ऐसे ही ये काम करती है और चलो ये अब कूल डाउन में जा चुकी है स्पिरिट डैश एबिलिटी, ये काफ़ी अच्छी एबिलिटी है। फिर एमसी कुछ देर बाद वहाँ से खड़ा होता है और वहाँ पर अपने काम के लिए चला जाता है। एमसी कहता है कि चलो ठीक है, मुझे कुछ तो मिला। फिर एमसी जब आंखें खोल कर देखता है सामने, तो उसके सामने काफ़ी ज़्यादा बॉडीज़ पड़ी हुई थी जिनके ऊपर वैसे ही रिसाइकलिंग फाउंड का एक विंडो आ रहा था। वो कहता है कि तो ये बात है, तो मैं अपने इस स्किल के ज़रिए किसी को भी बॉडी को रिसाइकिल कर कर उसकी एबिलिटीज़ और एट्रीब्यूट को ले सकता हूँ। तो ये तो काफ़ी अच्छी है और ये सिर्फ एक लेवल 1 की स्क्रैवेजर एबिलिटी है, तो इसका सिर्फ एक ही इफ़ेक्ट है। तो गाइस हम आगे देखते हैं कि
एमसी फिर से अपनी उसी एबीस स्क्रैवेजर की एबिलिटी को एक्टिवेट करता है और यहाँ पर ये एमसी काफ़ी ज़्यादा बैड ऐसे लग रहा था और वो वहाँ पर सभी बॉडीज़ को अपने अंदर ले जा सकता है। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर एंड होता है। मिस्ट्री की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर हमने लास्ट पार्ट को एंड किया था। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा एमसी अभी भी उन मॉन्स्टर्स की बॉडी को एब्जॉर्ब करने जा रहा था और वहाँ पर उसके पास बार बार वैसे ही नोटिफिकेशन आ रही थी कि उसके पास एट्रीब्यूट पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं। अब एमसी के पास काफ़ी सारे एट्रीब्यूट पॉइंट हो चुके थे। एमसी कहता है कि जब मैंने पहली बार उस स्पिरिट वुल्फ की बॉडी को ऑब्जर्व किया था तब मुझे स्पिरिट डैश नाम की स्किल मिली थी, लेकिन उसके बाद मैंने जब भी किसी भी मॉन्स्टर को ऑब्जर्व किया मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। और ऐसे के साथ साथ जब भी मैं किसी भी मॉन्स्टर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो उसके एट्रीब्यूट पॉइंट कम होते जा रहे हैं और उसका रिवॉर्ड बहुत ही कम हो गया है। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं एक सेम स्पीशीज़ के मॉन्स्टर को ऑब्जर्व करूँगा तो उसके रिवॉर्ड भी कम मिलेगा। इसके लिए शायद मुझे दूसरे मॉन्स्टर को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। तो इसका सिस्टम भी कहता है कि हाँ, आपको यही करने की ज़रूरत है, इसके बाद आपको काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। एमसी कहता है कि ये तो काफ़ी अच्छा होगा। फिर एमसी अपने सिस्टम पैनल को खोलता है जहाँ पर उसके स्टेटस की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर अब उसके पास 111 एट्रीब्यूट पॉइंट थे। एमसी सोचता है कि ये बिल्कुल बेकार है, आखिर मैं अपने एट्रीब्यूट पॉइंट को अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ, अब इस समय में अब मैं क्या कर सकता हूँ। फिर एमसी सोचता है कि ये एट्रीब्यूट पॉइंट तो मैं और भी ले सकता हूँ फ्यूचर में। इसका मतलब ये है कि मुझे इन सभी को इक्वली सब में बांट देना चाहिए। और इसके बाद एमसी उन सभी एट्रीब्यूट पॉइंट को इक्वली सब में बांट देता है और हम देखते हैं कि अब उसके सभी कुछ 20% हो चुके थे। उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, विल सब कुछ 20 हो चुका था। और उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम उन बंदों को देखते हैं जो कि वहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर को मार चुके थे। और वो पीछे से एक बंदा कहता है कि अच्छा ठीक है, अब ये 2 ही बचे हैं, अब इसके बाद हम आगे जा सकते हैं। जिस पर वो बंदा कहता है कि अच्छा, ये काफ़ी अच्छा है कि अब ये 2 ही रहे हैं, अब ठीक रहेगा। लेकिन हम आगे देखते हैं कि वो एक बंदा उनसे पूछता है कि क्या तुमने सच कहा कि उस बंदे ने एक स्कैवेजिंग की स्किल को अनलॉक किया है? ये तो काफ़ी रेयर जॉब है, मैंने इससे पहले इस जॉब के बारे में कभी नहीं सुना और ना ही मैंने द ग्रेट जॉब टैबलेट पर इसे देखा है। फिर एक दूसरा बंदा कहता है कि ये तो कोई आम सी बात है, ये कोई बेकार सी जॉब है जो कि उस टैबलेट के लायक ही नहीं होगी, वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होगा। जिस पर वो उनका लीडर कहता है कि हाँ, वो उसका मैक्सिमम लेवल भी एक फर्स्ट लेवल ही होगा और ज़्यादातर वो एक एफ रैंक बंदा होगा, यानी कि वो आम आदमी से ज़्यादा ताकतवर नहीं होगा। तुम ऐसा कह सकते हो कि उन एक आम आदमी और उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आगे जाते हुए कहते हैं कि चलो इसे छोड़ते हैं और हम आगे चलते हैं जहाँ पर हमें आगे नए मॉन्स्टर मिल सकते हैं। और वो थोड़ी देर चलने के बाद वो बंदे वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें जाना था, जिन पर उसका लीडर कहता है कि हम हमारे मिशन के टारगेट पर पहुँच चुके हैं। ये है फैल्कन हंटिंग टीम का कैप्टन और ये उसके अवशेष हैं। जिस पर एक दूसरा बंदा कहता है कि यहाँ पर एक माउंट कैसे हो सकता है, और गाइस मेरे माउंट का मतलब पता नहीं यहाँ पर क्या दिखाया गया है। और हम आगे देखते हैं कि वो बंदे कहते हैं कि एक 5वें फ्लोर पर ये कैसे हो सकता है ये माउंट। फिर एक बंदा उस बॉडी के पास जाते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इसे अभी इसके गेट को खुले हुए 48 घंटे भी नहीं हुए हैं और लेकिन ये बॉडी फिर भी ड्राई हो चुकी है। आखिर क्या ये किसी मैजिक की वजह से हुआ है? उनकी टीम में से वो लड़की कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, हमें बाहर सिर्फ लो लेवल्स के वुल्फ ही देखने को मिले हैं जिन्हें हमने बहुत ही आसानी से मार दिया, और फैल्कन हंटिंग टीम एक B+ रैंक की टीम थी, आखिर वो यहाँ पर कैसे मर सकती हैं? क्या ये काफ़ी अजीब नई बात है? तभी उनके एक टीम का एक मेंबर एक तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उनसे कहता है कि शायद वो वुल्फ मॉन्स्टर यहाँ पर अकेले नहीं थे जिनकी वजह से ये टीम यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब से मॉन्स्टर थे जो कि एक ज़ॉम्बी की तरह लग रहे थे। और वो लड़की भी कहती है कि मुझे तो लगा था यहाँ पर सिर्फ ज़ॉम्बीफाइड वुल्फ मॉन्स्टर ही होंगे, लेकिन ये क्या है? और तभी हमारा सीन उस शहर के न्यूज़ के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर उस न्यूज़ में बताया जा रहा था कि शिनफैंग सिटी में एक इमरजेंसी हो चुकी है। वहाँ पर मॉल में खुले एक B रैंक के गेट के अंदर म्यूटेशन देखी जा रही है जो कि बी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और वहाँ पर बंदों के लापता होने की संख्या 217 बताई जा रही है। और यहाँ तक कि हमें लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एक गेट बन चुका है। उनकी टीम में से एक बंदा कहता है कि जल्दी से वापस आओ और यहाँ पर घेरा बनाकर खड़े हो जाओ। और हम देखते हैं कि वो सभी कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, ये हमारे साथ, अभी हम बचकर निकल पाएंगे कि नहीं हमें ये भी नहीं पता चल रहा।
हम देखते हैं कि वो सभी उनसे फाइट करने के लिए लग जाते हैं, जिनमें से उनमें से एक बंदा कहता है कि मुझे लगा था कि उन सब की बॉडी हमें क्यों नहीं मिली बाहर। मुझे क्या पता था कि उन सभी को एक ही जगह पर मारकर इकट्ठा कर रखा है और वो एक ही जगह पर हमें मिलेंगे। जिनमें से वो दूसरा बंदा कहता है कि वो बाहर नॉर्मल लो रैंक के बंदे, यानी कि वो सॉरी मॉन्स्टर्स वहाँ पर सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए हैं, जिनसे लोग ये समझे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसानी से मारने वाले मॉन्स्टर्स हैं और कुछ नहीं। लेकिन ये सभी हमारे साथ धोखा हुआ है। तभी उनके पीछे से काफ़ी ज़ोर से हलचल होती है और वो पीछे मुड़कर देखते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है कि तो इस डंजन का यानी इस गेट का असली मास्टर यानी कि असली बॉस ये है, द मैन ईटिंग प्लांट। लगभग ये एक ए रैंक के बराबर है। तभी वो बंदा काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से आगे देखो, वो लोग हम पर अटैक कर रहे हैं। और यहीं से हमारा सीन चेंज होता है और हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर से उनके एट्रीब्यूट पॉइंट को ले रहा था और उन्हें अपनी एबिलिटी के ज़रिए एब्जॉर्ब कर रहा था। और तभी हम देखते हैं कि उसकी तरफ एक नोटिफिकेशन आती है कि उसने अपने स्क्रैवेजिंग का एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है और उसकी अचीवमेंट अनलॉक हो रही है। ये एमसी सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और हंसते हुए कहता है कि वाह, ये एक अचीवमेंट अनलॉक हो रही है। एमसी कहता है कि मैं अपने फर्स्ट रिवॉर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और तभी उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि उसके रिवॉर्ड्स नीचे दिखाई दे रहे हैं और हम देखते हैं कि तभी उसे रिवॉर्ड में एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड मिलती है जो कि परफेक्टली थी। इसे देखने के बाद एमसी का मुंह ही बन जाता है और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है कि आखिर ये क्या मिला है उसे। एमसी उसे देखने के बाद कहते हैं कि वाह क्या बात है, मुझे एक ऐसी ऑर्डिनरी स्वॉर्ड मिली है जिसको चलाने के लिए लेवल 1 की रिक्वायरमेंट है। मुझे तो ये विश्वास नहीं आ रहा कि ऐसे लेवल पर मुझे ऐसे ज़्यादा बकवास रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। तभी अचानक से एमसी को काफ़ी ज़्यादा अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रही थी। और तभी उस पर एक अटैक होता है, लेकिन एमसी हमारा कैसे ना कैसे करके उससे बच जाता है और उस पर एक नोटिफिकेशन आती है कि उसने काफ़ी ज़्यादा फ्लैशी तरीके से उन मूव को डॉज किया है और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एमसी वहाँ से बचते हुए कहते हैं कि अच्छा हुआ कि मैंने उन एट्रीब्यूट पॉइंट को जोड़ दिया था, वरना मुझे तो लगा कि मैं यहीं पर मारा जाऊँगा। एमसी कहता है कि वैसे मुझे मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हल्की और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ महसूस हो रही थी। मुझे लगता है कि मैंने जो एट्रीब्यूट पॉइंट ऐड किए थे ये उसी की वजह से है। एमसी सोच ही रहा था ऐसा कि उसकी स्ट्रेंथ अब काफ़ी अच्छे से बढ़ चुकी है और मुझे लगता है कि अब मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ। तभी उसकी तरफ एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक आता है जिस पर एमसी उससे काफ़ी ज़्यादा बाल बाल बचता है, लेकिन अपने तरीके से, यानी कि बैड एज तरीके से। एमजी कहता है कि मैंने सिर्फ अपनी एजिलिटी नहीं बल्कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया था। इसके इतना कहने के बाद एमसी अपनी स्पिरिट डैश स्किल को एक्टिवेट करता है और अपने पंच को उस मॉन्स्टर की ओर जोर से फेंकता है, जिससे वो पंच उसे लगने के बाद मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और वहीं पर ख़त्म थी कि उसने उस पर एक स्ट्रेंथ चेक का एक अटैक किया है जिसकी वजह से उसका डैमेज 100% उस पर लगेगा। एमसी ये सोच ही रहा था कि मैंने अपने वेरियस यानी कि पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मुकाम बड़ा हासिल कर लिया है और अब मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। लेकिन तभी एमसी किसी चीज़ को देखकर घबरा जाता है कि वो मॉन्स्टर अचानक से खड़ा हो जाता है और उस पर लिखा आ रहा था कि उसने अपने लेवल को इन्हेंस कर लिया है जिसकी वजह से उसकी वीकनेस भी कम हो चुकी है। लेकिन उसकी वीकनेस उसे बताई जाती है कि उसकी वीकनेस है सिर्फ फायर और उसके नेक के पीछे का पार्ट, जिसके बाद वो उसे मार सकता है। एमसी ऐसा इतना सोचने के बाद कि अब उसे मारना ही होगा, उसकी तरफ भागता है और उसके तरफ उसके साथ जाकर फाइट करने लगता है। वो उसके पीछे से निकल कर उसके नेक के ऊपर एक अटैक करता है अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए और कहता है कि यही उसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट है, मुझे इस पर अच्छे से अटैक करना होगा। और वो उस पर अटैक करके उसकी नेक को वहाँ से काट देता है और उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है कि उसने उस मॉन्स्टर को मार दिया है। तभी उसकी एक स्किल अनलॉक होती है कि पॉइजन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से उसके हाथों पर लगा सारा पॉइजन या वहाँ से गायब हो जाता है। एमसी अभी तक खुशी था कि उसने पहली बार किसी मॉन्स्टर को बड़े आराम से मार दिया है और तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है कि आप उस मॉन्स्टर को रिसाइकल कर सकते हैं, तो क्या आप उसे रिसाइकल करना चाहेंगे। एमसी कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि उन्होंने आज बड़ी आसानी से उसे रिसाइकल कर लिया है और उसके सामने एक स्किल आती है जिस पर लिखा हुआ था कि टॉक्सिक एवोल्यूशन। इस स्किल की मदद से उसके ऊपर जितना भी पॉइजन होगा वो सारा उसका इफ़ेक्ट्स को उल्टा कर देगा और उसके लिए ये सब बेनिफिट की तरह होगा। फिर एमसी कहते हैं कि ये तो काफ़ी अच्छी स्किल है, इसकी वजह से मैं जितना भी पॉइजन खाऊंगा यानी जितना भी पॉइजन मेरे पर लगेगा वो सारा मेरे लिए बेनिफिट की तरह काम करेगा। फिर एमसी अपने इन्वेंट्री से पॉइजन निकालते हुए उसे
कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक और पॉइजनस एक ड्रिंक है जिसे पीने के बाद आप मौत मौत भी हो सकती है आपकी। लेकिन एमसी उस स्किल की ओर देखता है और उसे पी जाता है, जिसकी वजह से उसकी ये स्किल अनलॉक एक्टिवेट होती है। और एमसी कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर इसका क्या लाभ होगा, यानी कि क्या उसे बेनिफिट होने वाले हैं। वो पॉइजन उसकी तरफ एक बेनिफिट की तरह काम करता है और उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि उसने इस पॉइजन को बफ की तरह यूज़ किया है और उसके सभी एट्रीब्यूट को थोड़ी देर के लिए डबल कर दिया गया है और वो सिर्फ 10 मिनट के लिए होगा। एमसी कहते हैं कि ये तो काफ़ी बेहतरीन स्किल है, तो इसकी वजह से मैंने अपने पहले के 5 के अपने सारे 5 पॉइंट्स को वहां पर ऐड कर दिया था। एमसी उसे देखकर खुश हो ही रहा था कि अचानक से उसके पीछे से काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स की आवाज़ें आने लगती हैं। एमसी पीछे मुड़ते हुए उनसे घबराता नहीं है और वो कहता है कि आखिर तुम सब आ ही चुके हो। और वो अपने हाथ में अपने स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है कि अब मैं वो पुराना ये क्वीन नहीं रहा हूँ और अब मैं प्राउडली ये कह सकता हूँ कि मैं ये क्वीन हूँ और मैं एक स्क्रैवेजिंग स्किल के साथ अब स्ट्रॉन्ग होने वाला हूँ। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें उन बंदों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे थे और कह रहे थे कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, जबकि ये जिंदा थे, ये तब इतने स्ट्रांग नहीं थे। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर ये क्या हुआ, क्योंकि ये सभी लोग फैल्कन हंटिंग टीम के मेंबर्स थे। इन सभी को मॉन्स्टर बनाने वाला सिर्फ एक ही हो सकता है, जो कि इस अबीस गेट का बॉस है, जो कि लगभग एक ए रैंक का मॉन्स्टर है, द मैन ईटिंग मॉन्स्टर। मुझे लगता है कि उसी ने इन्हें ऐसा बना दिया है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बना दिया है। हमें लगता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए और वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उन दोनों के सिवाय सभी मेंबर्स को मार दिया जाता है उन मॉन्स्टर के द्वारा। और वो दोनों भागते हुए कहते हैं कि वो हमारे पास पहुँचने वाले हैं, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। लेकिन तभी उनमें से दूसरा बंदा उसे धोखा दे देता है और कहता है कि अगर मुझे बचना है तो तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और वो उसे अपनी स्किल के ज़रिए उसे वहाँ पर स्लो कर देता है। वो बंदा उससे पूछता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, इससे तो मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा। लेकिन वो बंदा कहता है कि नहीं, इससे शायद मैं बच सकता हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और वो बंदे वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ पर बस वह अकेला बच जाता है, जो कि वहाँ पर मारा जाता है उन मॉन्स्टर के ज़रिए। लेकिन वो बंदा आगे भागता हुआ जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने हमारा एमसी आ जाता है, जो कि उसके सामने काफ़ी अजीब तरीके से खड़ा हुआ था और काफ़ी बैडाज लग रहा था। और वो कहता है कि आखिर यहाँ पर तुम कहाँ पर भाग कर जा रहे हो। क्वीन उससे आगे कहता है कि आखिर तुमने अपनी जान बचाने के लिए अपने टीममेट्स को बिट्रेड कर दिया है, आखिर तुमसे और उम्मीद क्या की जा सकती है। और ये क्वीन हमारे एमसी का नाम है, तो हमें सब क्वीन ही कहेंगे। क्वीन आगे कहता है कि मुझे ये तुमसे उम्मीद पक्की थी कि तुम ऐसा ज़रूर करोगे। और वो बंदा एमसी के पीछे देखता है, यानी कि क्वीन के पीछे उसने काफ़ी सारे मॉन्स्टर को मार दिया था, जो कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि उस पर अटैक करने के लिए आए थे। और क्वीन कहता है कि मैंने इन सभी को मार दिया बड़ी आराम से। लेकिन वो बंदा यह देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था और वह उससे पूछता है कि क्या आखिर तुमने इन सभी को मारा है, अगर कैसे, लेकिन ये तुम कैसे कर सकते हो, तुम तो इतने ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं हो, तुम तो एक ट्रैश हो। इतना कहने के बाद वह बंदा सोचता है कि मैं इस बंदे को यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ, अगर मैंने इसे यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया तो ये शायद ये बाहर जाकर सुपरवाइजरी कम्युनिटी को बता देगा। अब शायद गाइज यहाँ पर कोई ये एसोसिएशन है जो कि यहाँ पर इन सभी प्लेयर्स को कंट्रोल करती होगी। वो आगे कहता है कि अगर मैंने इसे यहाँ पर छोड़ दिया तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और इसलिए वो आगे उससे कहता है कि अगर तुम स्ट्रांग होना चाहते हो तो जाओ और उन मॉन्स्टर का खाना बन जाओ और तुम इससे स्ट्रांग हो जाओगे। वो उससे बकवास करने लगता है, लेकिन क्वीन को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और इतना कहने के साथ साथ वो बंदा क्वीन को एक लात मार देता है, लेकिन क्वीन पर इसका कोई भी असर नहीं होता, उल्टा उसी की टांग पर ज़्यादा दर्द होता है। एमसी के पास भी एक नोटिफिकेशन आती है कि उसकी एक स्किल अनलॉक हुई है, जिसकी वजह से उस पर लगी जितने भी जोर से उसके ऊपर फोर्स पड़ा है वो सारा की सारा बैकफायर हो जाएगा। यानी कि गाइस जिसने उस पर चोट पहुंचाने की कोशिश की उसी पर ज़्यादा डैमेज पड़ेगा, ना कि क्वीन को। वो बंदा इतना ज़्यादा दर्द सहन करने नहीं कर सकता था, इसलिए वो नीचे गिर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर बास्टर्ड, ये तुम क्या कर रहे हो और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। लेकिन क्वीन को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था कि एक तो उसने अपने दोस्तों को धोखा दे दिया और ऊपर से वो उससे ऐसी बातें कर रहा है। और इसलिए वो उसे सिस्टम से कहता है कि जल्दी से मेरी स्कैवेजिंग स्किल को ऑन करो और इसे रिसाइकिल करने की कोशिश करो। उसका सिस्टम यही करता है और उसे रिसाइकिल करने की कोशिश करता है
और कुछ देर बाद उसका सिस्टम उसे कहता है कि ये रिसाइकल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, आप इसे रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। एमसी भी उस बंदे के पास बैठते हुए कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि मैं सब कुछ रिसाइकल नहीं कर सकता हूँ। के बाद उसे एक नोटिफिकेशन आती है कि उसकी रिसाइकलिंग एबिलिटी को अपग्रेड कर दिया गया है और अब वो टारगेट के रीयूजलेस स्किल्स को ले सकता है। और इसके बाद एमसी भी ये देखकर हैरान हो चुका था कि उसकी ये स्किल अपग्रेड भी हो सकती है। और हम देखते हैं कि उसे एक सोर्सरर के 3 मिनट एक्सपीरियंस कार्ड भी मिला होता है। इसके बाद उसके लिए 3 मिनट का एक्सपीरियंस मिल जाएगा और उसके बाद हम देखते हैं कि वो उस कार्ड को यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से उसे एक स्किल मिलती है फायर फील्ड कंट्रोल। और एमसी कहता है कि अच्छा तो ये काफ़ी बढ़िया है, लेकिन उसे एक और नोटिफिकेशन आती है कि इसे यूज़ करने के लिए आपको 15 इंटेलिजेंट पॉइंट की ज़रूरत होती है, लेकिन आपके पास 50 पॉइंट्स हैं। इसलिए इस स्किल को अपग्रेड कर हम इसे इन्फर्नो ब्लास्ट में इवॉल्व कर रहे हैं। एमसी कहता है कि ये तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि एमसी के पीछे से काफ़ी सारे मॉन्स्टर उसके पास आने लगते हैं। और एमसी कहता है कि आखिर मैं इस स्किल को यूज़ कैसे कर सकता हूँ। मुझे याद है कि वो बंदा इस स्किल को कैसे यूज़ करता था, और इसी के साथ वो अपनी इन्फर्नो ब्लास्ट को यूज़ करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सारे मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाते हैं। एमसी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब हो चुका है। उसके एक ही अटैक से उसने इतने सारे मॉन्स्टर को उड़ा दिया है। लेकिन हम देखते हैं कि तभी अचानक से एमसी के पीछे से एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा वहाँ पर उस पर अटैक करने के लिए आता है, जो कि एक मॉन्स्टर ही था। लेकिन एमसी को अभी तक ये पता नहीं चला था कि उसके पीछे कौन आ चुका है। क्वीन यही अभी तक यही सोच रहा था कि आखिर मैंने उन सभी को यहाँ पर गायब क्यों कर दिया, मैं उन्हें रिसाइकिल कर सकता था। लेकिन जब वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है तो क्वीन को पहले ही पता चल जाता है और वो वहाँ से हट जाता है और उसका अटैक वहाँ से नीचे लग जाता है, जिसकी वजह से एमसी कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी मामला था। अगर गाइस मैं एमसी कहूँ या क्वीन कहूँ तो आप यही समझना कि मैं अपने मेन कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। फिर एमसी यानी कि क्वीन उसके साथ फाइट करने लगता है। वो मॉन्स्टर उस पर काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है, लेकिन क्वीन उसे काफ़ी आसानी से उसे डॉज कर लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन क्वीन अपने हाथ में अपनी इन्वेंट्री से एक डैगर निकाल कर उसके साथ फाइट करने लगता है। और वो कहता है कि मैंने कोई भी एक बढ़िया कॉम्बैट स्किल नहीं सीखी है। तभी उसे अपने पीछे एक बॉडी दिखाई देती है, जो कि उन्हीं बंदों में से एक की थी, जिसके पास डिफेंस टाइप की एबिलिटीज़ थी। वो एमसी कहता है कि तुम इन मॉन्स्टर के साथ मिलकर मुझसे लड़ना नहीं चाहोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम क्यों ना मेरी ही हेल्प करो। और वो बंदा पहले ही मर चुका था, इसलिए एमसी यानी कि क्वीन उसे रिसाइकल कर लेता है, जिसके बाद उसे एक शील्ड की स्किल मिलती है और एक शील्ड भी, जो कि एक गोल्डन शील्ड थी। एमसी उसके साथ यानी कि क्वीन उसे इसके यूज़ कर उस मॉन्स्टर की गर्दन को उड़ा देता है। और उसके बाद वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी भी बॉडी को रिसाइकल करना होगा। और उसके बाद वो उसकी बॉडी को रिसाइकल कर देता है और उसे एक स्किल कार्ड मिलता है, जिस पर लिखा हुआ था कि उस कार्ड पर बताया जाता है कि उसे एक डैगर और प्रोफेंसी की स्किल मिली है, जिसके जरिए वो एक थीफ की तरह डैगर को यूज़ कर पाएगा और एक स्टॉर्म के साथ साथ अटैक कर पाएगा। यानी कि वो एक स्टॉर्म में डैगर का अटैक करेगा, जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी। आप पढ़ लेना, मैं वहाँ पर स्क्रीन पर डाल दूंगा। और क्वीन इस स्किल को मिलने के बाद उसे यूज़ कर देता है और कहता है कि एक डैगर मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है इस स्किल को यूज़ करने के बाद, और ऐसा लग रहा है कि मैं इस डैगर से आराम से काफ़ी ज़्यादा बंदों को मार सकता हूँ। और हमारा चैप्टर 4 यहीं पर एंड होता है और चैप्टर 5 में मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि हमारे 5th चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और उसमें हमें एक नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है, जिसमें क्वीन को उसके न्यू मिशन के बारे में बताया जा रहा था कि उसे फैल्कन हंटिंग टीम के सभी मेंबर्स की बॉडीज़ को ढूंढकर उसे बाहर लाना होगा। अगर वो इसे करने में फेल हो जाता है तो उसका ये मिशन फेल हो जाएगा और उसे कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। एमसी कहता है कि तो ये बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। ओके ठीक है, मैं इस मिशन को लेना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि उसकी तरफ काफ़ी सारे मॉन्स्टर उस पर अटैक कर रहे थे, लेकिन एमसी यानी कि क्वीन उन पर सभी पर भारी पड़ रहा था और उन्हें गाजर मूली की तरह काट रहा था। और एमसी उनसे ये भी कह रहा था कि सिस्टम से कि मुझे ये पता है कि अगर मैं उनकी बॉडीज़ को बाहर नहीं ले जाऊंगा तो मेरा ये मिशन फेल हो जाएगा। और वो साथ के साथ एमसी उन्हें मारने के बाद उन्हें रिसाइकिल करता जा रहा था, जिस पर उसे बार बार नई नई स्किल मिलती जा रही थी और एमसी काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रहा था। एमसी काफ़ी बैड तरीके से उन सभी को मारकर रिसाइकिल कर रहा था।
और एमसी कहता है कि उन सभी को पहले ही रिसाइकल कर लो। और जल्दी से एमसी के साथ उसके नोटिफिकेशन आती है कि हाँ उन्हें सबको रिसाइकल कर लिया गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एमसी उनसे कहता है कि वो सभी बंदों को यहाँ पर यानी फैल्कन टीम के बंदों को यहाँ पर लाने वाला ये है, यानी कि वो उस मॉन्स्टर की तरफ इशारा कर रहा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी स्किल का यूज़ करता है। लेकिन यहीं से हमारा चैप्टर सीन चेंज हो जाता है और हमें नहीं बताया जाता कि एमसी ने यानी कि क्वीन ने उसके मॉन्स्टर के साथ क्या किया है। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बंदा जो कि वहाँ से एमसी से लड़कर वहाँ से भाग गया था, वो बंदा अभी सुपरवाइजर कम्युनिटी के तरफ चला जाता है और वहाँ पर इंटेरोगेशन रूम के अंदर बैठा हुआ था और जो कि काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भी था। और वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ बंदे यानी कि उस एसोसिएशन के बंदे उससे पूछताछ कर रहे थे और वो उससे पूछते हैं कि उस अबीस गेट से तुम अकेले सर्वाइवर बचे हो और जिस तरह के बंदे की तुम बात कर रहे हो वहाँ पर हमें कहीं भी नहीं मिला है, यानी कि वो क्वीन के बारे में बात कर रहा था। और वो उससे ये भी कहते हैं कि और जब तुम हमें मिले तो तुम्हारा लेवल रिड्यूस होकर लेवल 1 हो चुका था और ये आज तक कभी भी देखा नहीं गया है पहले। वो बंदा उनसे कहता है कि जैसा कि मैंने कहा था आपको, उस बंदे ने मेरी सारी एबिलिटीज़ को रिसाइकल कर लिया था और मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक सिर्फ कचरा उठाने वाला बंदा है जो कि हंटर के द्वारा छोड़े गए कचरों को उठाता है। और वो ये काफ़ी हंसते हुए बता रहा था, लेकिन उस बंदे की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। वो कहते हैं कि तुम्हारा शायद दिमाग ख़राब हो चुका है और मुझे लगता है कि तुम्ही ने उन अपने टीम के मेंबर्स को मारा है। लेकिन वो बंदा उनसे समझाने लगता है कि नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा है, वो कि उस बंदे ने उन सभी को वहाँ से रिसाइकल कर लिया है। और मुझे ये पक्का याद है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो एक सच में एक ट्रैश पिकर था और मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये उनसे बार बार चिल्लाते हुए कह रहा था। लेकिन वहाँ पर उसके कोई भी विश्वास नहीं करता है। और तभी वहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक बी रैंक के एबिस गेट की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे जो कि उसमें जाने वाले थे। और वहीं पर हमारा एमसी यानी कि क्वीन भी वहीं पर था जो कि हम अपनी स्किल को चेक कर रहा था। और क्वीन कहता है कि मैंने उसके बाद उस बिस्क गेट से बाहर आने के बाद मैंने सभी मैजिकल क्रिस्टल को बेच दिया ब्लैक मार्केट में, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ 30% ही मनी आई और बाकी का 70% ब्लैक मार्केट के लोग ही रख लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इलीगल है कि आप बिना किसी जांच के वहाँ पर अगर क्रिस्टल बेचने जाओगे तो वो सभी यहाँ पर 70% को रख लेंगे, क्योंकि एक ब्लैक धंधा है या ब्लैक मार्केट है। एमसी कहता है कि भले ही मैंने ये काफ़ी ज़्यादा कम पैसे कमाए हो, लेकिन ये भी अपने उस कर्ज को चुकाने के लिए काफ़ी नहीं है जो कि मैंने पिछले कुछ सालों में लिया हुआ है, इसलिए लेकिन अब नहीं, अब मैं उसे पूरा ज़रूर करूँगा और अब मैं अपनी मेहनत ज़रूर करूँगा। और एमसी ये भी कहता है कि मैं अपनी रिसाइकलिंग एबिलिटी को सभी के सामने यूज़ नहीं कर सकता हूँ, वरना ये लोग मेरी रिपोर्ट कर देंगे सुपरवाइज़र को। एमसी कहता है कि अगर उन लोगों को पता चल गया कि मेरे पास एक ऐसी स्किल है जो कि बिल्कुल ही अलग है और अभी तक ऐसी स्किल बिल्कुल भी देखी नहीं गई है, तो वो लोग ज़रूर ही मुझ पर लगभग 1 साल तक तो ज़रूर मेरे पर रिसर्च करेंगे कि ये स्किल कैसे काम करती है। लेकिन मैं जब तक फ्री हूँ तब तक बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। हमें वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि उन्हें सबको बताता है कि ये एक एबिस गेट है जो कि अभी अभी अपेयर हुआ है और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आप सभी को ये पता होगा कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है इसमें शामिल होना, तो इसलिए इस बार रिवॉर्ड को भी डबल कर दिया गया है। वो बंदा उनसे आगे कहता है कि अगर आप लोग बी रैंक से ऊपर हैं और आप एक जॉब चेंजर हैं तो आप यहाँ पर मेरे पास साइन कर सकते हैं और आप तभी जा पाएंगे अगर आप बी रैंक से या फिर बी रैंक या फिर उससे ऊपर होंगे। और तभी क्वीन भी उनसे पूछता है कि क्या मेरे जैसी क्वालिफिकेशन वाला बंदा क्या वहाँ पर जा सकता है। वो बंदा उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी रैंक क्या है। वो कहता है कि मैं एक स्क्रैवेजिंग वाला बंदा हूँ जिसके पास एक ऐसी जॉब है और लेवल 1 पर हूँ मैं। ये सुनकर वो सभी काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं उस पर। बंदा उसके पास आता है क्वीन के पास और उससे कहता है कि तो अब तुम जैसे ट्रैश भी अपने आप को एक जॉब चेंजर कहने लगे हो, वाह क्या बात है। अगर तुम जा तो सकते हो, लेकिन ट्रैश पिकर्स के साथ यानी कि जो कचरा उठाने वाले हैं उनके साथ ही जा पाओगे। उनकी ऐसी बात सुनने के बाद एमसी सोचता है कि अगर मैं इन सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दूं कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूं तो ये लोग ज़रूर मुझे पीछे धकेल देंगे और अपने गार्ड को डाउन कर देंगे। और ऐसी सिचुएशन में अगर मैं पीछे से इन सभी के द्वारा मारे गए सभी मॉन्स्टर को रिसाइकिल कर लूँ तो कोई भी नोटिस नहीं करेगा। ये मेरा काफ़ी ज़्यादा लेजी लेकिन एक ब्रिलियंट प्लान है। क्वीन ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी तरफ एक आवाज़ आती है कि नहीं, हमें इसे यहाँ पर ले जाना होगा अपने साथ।
वहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर सभी बंदे ये बात कर रहे थे कि क्या ये लू फैमिली की डॉटर नहीं है जिसने एक गॉड चोजन नाम की जॉब का वेकन किया था। लड़की वहाँ पर आने के बाद उनसे कहती है कि हम इसे यहाँ पर साथ लेकर जाएंगे और कोई भी दिक्कत नहीं है और हमारे पास अब बिल्कुल इनफ लोग हो चुके हैं जाने के लिए। लेकिन वो बंदा उससे कहता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। वो बंदा उनसे कहता है कि लेकिन मैडम, ये एक लेवल 1 का बंदा है और ये बिल्कुल एक न्यूबी है, हम इसे साथ नहीं ले जा सकते, ना ही इसके पास इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशंस है। लेकिन वो लड़की कहती है कि क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है, अगर वो बंदा लेवल 1 का भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो बंदा जिस पर जवाब देता है कि यस मैम, आप कैसे कह सकते हैं, हम आपके ज़रिए ही तो यहाँ पर जाने वाले हैं, ये आपकी लू फैमिली की प्रॉपर्टी है और हम यहाँ पर सिर्फ आपकी सुरक्षा करने के लिए, इसलिए लास्ट ऑर्डर तो आपका ही होगा, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। और हम देखते हैं कि एमसी भी ये सोच रहा था, यानी कि क्वीन है, कि ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। मुझे तो लगा कि ये लोग फिर से मुझे बाहर फेंक देंगे, लेकिन ये पहली बार में नहीं है कि लोग मुझे ट्रैश की तरह कंसिडर कर रहे हैं। वो लड़की भी एमसी की तरफ देख रही थी। और हाँ गाइस, इस लड़की का नाम जेन है, लू जेन, और हम इसे जेन ही कहेंगे। एमसी सोचता है कि मैंने शायद इस लू जेन को पहले भी कहीं देखा है, और फिर वो अपने दिमाग पर जोर डालता है और उसे याद आता है कि आज से 2 साल पहले ऐसे ही उसे एक एबिस गेट के अंदर मिले थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि एमसी एक बीस्ट को वहाँ पर मार देता है और वहीं पर जाइनर उसके पीछे खड़ी हुई थी। एमसी वहाँ पर खुशी से चिल्लाने लगता है कि उसने पहली बार एक मॉन्स्टर को मारा है और उसे 1 पॉइंट भी मिल चुका है एक्सपीरियंस का। वो लड़की यानी कि जाइनर भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी थी और उससे पूछती है कि आखिर तुम एक मॉन्स्टर को कैसे मार सकते हो, और मैंने तो बस ये सुना ही था कि ये इस मेथड का यूज़ कर आप अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन ये तो मैंने आज देख भी लिया कि तुम ऐसे भी एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, और वैसे क्या तुम ट्रैश पिकर नहीं थे। और एमसी ये सिंपली कहता है कि हाँ, मैं ट्रैश पिकर हूँ, लेकिन मैं ये सब कर रहा हूँ ताकि मैं मनी कमा सकूँ, यानी कि पैसा कमा सकूँ। वो एमसी वहाँ पर उस बिस्ट की बॉडी से क्रिस्टल को निकालने लगता है, लेकिन वो लड़की पीछे से कहती है कि मुझे तो ये विश्वास नहीं हो रहा है, ये तरीका अगर तुम यूज़ करोगे तो तुम्हारी लाइफ हमेशा रिस्क में रहेगी। एमसी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन वो उसके जवाब का आंसर देता है कि ओह, तो तुम ये सोच रही हो कि तुम ये कैसे सोच सकती हो, वैसे भी तुम जॉब चेंजर्स ये सोचते हो कि तुम ही ज़्यादा सुपीरियर हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि हम जैसे ट्रैश की ज़िंदगी कैसी जी जाती है और हमारी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा हार्ड होती है। और इसी के साथ क्वीन भी उससे कहते हैं कि वैसे तुम भी तो अपनी टीम को छोड़कर वहाँ पर ऐसे ही दूर सी तरफ चली आई और यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर के ऊपर रश कर दिया, और तो तुम क्या कुछ प्रूव करना चाहती थी। इस पर वो लड़की जवाब देती है कि हाँ, ये तो ऑब्वियसली चाहती हूँ, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होकर इस जगह को सबसे पहले कॉन्कर करना चाहती हूँ। एमसी कहता है कि क्या तुम इस प्लेस को कॉन्कर करना चाहती हो। वैसे वो लड़की उससे पूछती है कि वैसे तुम ये क्यों कर रहे थे, मुझे असली रीज़न बताओ। एमसी कहता है कि फैमिली, मैं ज़्यादा स्ट्रांग होकर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। फिर वो लड़की एमसी से उसका नाम पूछती है, वो अपना नाम ये क्वीन बता देता है। फिर वो लड़की अपना हाथ आगे करते हुए कहती है कि मैं लू जाइनर हूँ और मैं एक दिन तुम्हें अपनी जॉब को चेंज करते हुए देखना चाहती हूँ। और वो उससे आगे कहती है कि एक बार जब तुम जॉब चेंज कर लो तो तुम मेरी टीम को ज्वाइन करना और फिर हम साथ मिलकर इस जगह को कॉन्कर करेंगे। फिर एमसी उसके हाथ की ओर देखता है और एमसी उसके साथ हाथ मिलाते हुए कहता है कि हाँ, जब मैं जॉब चेंज कर लूँगा तो तुम मुझे वहाँ पर धीमा मत कर देना, और जब मैं आपसे मिलूँगा तो ज़रूर मैं आपकी टीम को ज्वाइन करूँगा। और हम देखते हैं कि वो लड़की उससे कहती है कि वैसे मैंने अभी अपने आप से 30 मॉन्स्टर को मारा है और तुमने सिर्फ अभी तक 1 ही मारा है। वैसे अगर हम काउंट करें तो तुमने अभी तक सिर्फ 0.5 मॉन्स्टर को मारा है, यानी गाइस ये जाइनर ने उसे आधा मार दिया था और बाकी का काम क्वीन ने कर दिया था। वो इतनी बातें करती हैं कि तभी वहाँ पर उसके गार्ड्स आ जाते हैं जाइनर के और उससे कहते हैं कि माय लेडी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, हम आपको बहुत देर से ढूंढ रहे थे। फिर वो लड़की वहाँ से उस गार्ड के साथ जाने लगती हैं, जाने तो क्या लगती हैं, वो उसे पकड़कर वहाँ से ले जाने लगती हैं। लेकिन वो लड़की यानी कि जाइनर उसे एमसी को एक क्रिस्टल फेंक कर देती है और कहती है कि ये लो तुम्हारे 0.5 मॉन्स्टर को मारने का रिवॉर्ड। और तभी एमसी उसका नाम सोचता है कि आखिर उसका उस दिन नाम क्या बताया था उसने। तभी उसे याद आता है कि उसका नाम लू जाए। चैप्टर 6 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर हमने लास्ट पार्ट को एंड किया था। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि
वो बंदा एमसी के सिर पर टपली मारता है और कहता है कि हाँ, वो लूजाइनर है जिसकी वजह से तुम हमारे साथ जा रहे हो और तुम अब कहाँ देख रहे हो। जल्दी से अपने सामान को इकट्ठा करो और हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। वहाँ पर सभी क्रिस्टल को जल्दी से इकट्ठा कर लेना। एमसी कहता है कि हाँ ज़रूर, मैं कर लूँगा। फिर वो लूजाइनर की तरफ देखता है जो कि उसी की तरफ देख रही थी, लेकिन कुछ भी कहती नहीं है। लेकिन एमसी सोचता है कि मैं इस बार अपनी पूरी कोशिश करूँगा और किसी को पीछे नहीं खींचूंगा। और उसके बाद लूजाइनर उनसे सबसे कहती है कि जल्दी करो और अपने सभी सामान को उठा लो और अपने गार्ड को डाउन मत करना, और अब हम एबिस गेट के अंदर जाने वाले हैं। सभी बंदे कहते हैं कि यस मैम, हम जलने के लिए तैयार हैं। और उसी के साथ एमसी अपनी लाइन मारता है कि मैं इस बार वर्क हार्ड करूँगा और पैसे कमाऊँगा और एबिस गेट से बाहर भी आऊँगा, वो भी जिंदा। फिर एमसी कहता है कि जब मैंने पिछले गेट को कंप्लीट किया तब मुझे वहाँ से शील्ड वॉरियर की एबिलिटी को मास्टर कर लिया, उसी के साथ एसिस्टेंट की एबिलिटी को भी और साथ ही साथ एक बजरकर एबिलिटी को भी। लेकिन जब मैंने एक बॉस को मारा तो मेरे पास एक बॉस लेवल एबिलिटी थी जो कि थी सुपर रीजनरेशन। तो इसका मतलब ये है कि पिछले गेट में यानी कि सी रैंक के गेट में एमसी ने उस मॉन्स्टर को, उस बॉस को मार दिया था। फिर एमसी और कहता है कि मेरे रडार चार्ट को जिसमें मैं पॉइंट को ऐड करता हूँ कैसे भी करूँ, लेकिन उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं सभी एबिलिटीज़ को यूज़ करूँगा। तो इसका मतलब कि मैं इन्हें फ्रीली यूज़ कर सकता हूँ। और मैंने अपने पिछली बार सभी पॉइंट को मिलने के बाद उन सभी को इक्वली सब में बांट दिया था, यानी कि स्ट्रेंथ, एजिलिटी और लक सभी में इक्वली बांट दिया था, और कुल मिलाकर लगभग वो 100 होंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग उस गेट के अंदर जाने लगते हैं। एमसी भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसके अंदर जाता है और एक और लाइन मारता है कि आखिरकार मैं वो आदमी हूँ जिसने पिछले गेट के अंदर सभी को साफ कर दिया था और रिसाइकिल कर लिया। जैसे ही एमसी उस गेट के अंदर जाता है वो अपनी ऑब्जर्वर आई को ले स्टार्ट कर देता है, जिससे वो सबको ऑब्जर्व कर सकता है और उसकी सभी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और सब कुछ दे सकता है उसके एट्रीब्यूट पॉइंट को। तभी वो एक डिफेंस टाइप के बंदे को देखता है, जिसे देखकर वो कहता है कि इसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 12 है और इसकी सबसे कम एट्रीब्यूट पॉइंट इसकी इंटेलिजेंस में है जो कि सिर्फ 1 है। और वो ऐसे ही उसकी बुराइयां करने लगता है और वो आगे की ओर देखकर नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से वो आगे जाके एक दीवार में टकरा जाता है। और सभी लोग पीछे मुड़ते हुए देखते हैं कि क्या हुआ है, क्या यहाँ पर कोई अर्थक्वेक आया है। और तभी एमसी उससे कहता है कि नहीं नहीं, यहाँ पर कोई अर्थक्वेक नहीं आया है, मुझे लगता है कि यहाँ की ये एबिस गेट की दीवारें कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है, ये शायद हिल रही होंगी। तभी वो बंदे आगे चले जाते हैं, उन पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, कहते हैं कि हाँ हमें एक चेस्ट मिली है, जल्दी से आ जाओ। एमसी भी राहत की सांस लेता है कि चलो वाकई ठीक है, उन्होंने मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। वो बंदे उस चेस्ट के पास जाते हुए कहते हैं कि ओह ये तो गलती हो गई, हमारी शायद टीम में एक एसिस्टेंट नहीं है जिसकी वजह से हम इसे नहीं खोल पाएंगे, ये लगभग एक ए रैंक की चेस्ट होगी। तभी एमसी पीछे से कहता है कि क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ। एमसी आगे आता है और उसे खोलने की कोशिश करने लगता है। वो बंदे उसे हैरानी से देख रहे थे कि आखिर ये क्या कर पाएगा, लेकिन एमसी उस चेस्ट को खोल देता है जिसके अंदर से काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स निकल रहे थे। लेकिन वो सभी तो इसी बात से हैरान हो गए थे कि आखिर एमसी ने इसे कैसे खोला है। वो बंदे हैरानी से उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने कैसे किया है, क्योंकि एक चेस्ट को खोलने की स्किल सिर्फ एक लेवल 5 के ऊपर के असिस्टेंट के पास होती है जो कि वो लोग सीख सकते हैं। जिस पर एमसी कहता है कि नहीं, हम भी ये कर सकते हैं, यानी कि लेवल 1 के स्क्रैवेजर्स अपनी नई स्किल्स को सीख सकते हैं, क्योंकि उन्हें कई बार खुली हुई चेस्ट मिल जाती है जिससे उन्हें स्किल्स मिल जाती हैं। तभी वो बंदा यानी कि उनका लीडर उनसे कहते हैं कि क्या हम आगे चले, हम वापस आने के बाद इन सभी रिवॉर्ड्स को आपस में बांट लेंगे। तभी वो लड़की कहती है कि हाँ चलो हम आगे चलते हैं, लेकिन तभी एमसी उसे रोक देता है और कहता है कि रुको, मुझे लगता है कि तुम्हारे सामने कुछ तो है जिससे तुम्हें खतरा हो सकता है। इसलिए वो एक पत्थर उठाता है और उसे आगे फेंक देता है। जैसे ही वो पत्थर आगे जाकर दीवारों पर लगता है, उन सभी में से काफ़ी सारे ट्रैप्स बाहर निकलने लगते हैं। वो सभी ये सब देखकर ये कि इतने सारे ट्रैप्स आगे लगे हुए हैं और उन्हें पता भी नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और शौक भी थे कि आखिर एक लेवल 1 के बंदे को ये सब कैसे पता। वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम सच में एक लेवल 1 के हो। और पीछे हम देखते हैं कि लूजाइनर भी खड़ी हुई थी जो कि यही देख रही थी। सी उस लड़की का जवाब देता है कि ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैंने कई सारे ट्रैप्स को लगाया है
और कई ट्रैप्स की सामना किया है, जिसकी वजह से मुझे इनसे बहुत परेशानी होती थी। इसलिए मैंने ये एक स्किल है जिसे मैंने सीख लिया है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादातर ट्रैप्स को देख पाता हूँ। और ये मेरी खुदकिस्मत थी कि मैंने इन ट्रैप्स को पहले भी देखा हुआ है और इस चीज़ में मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ, इसलिए इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन लू जैनर उसी की तरफ देख रही थी, जो कि इस बात से सहमत नहीं लग रही थी। वो बंदे कहते हैं कि अच्छा तो ये बात है, और सिस्टम की नोटिफिकेशन भी आती है कि आपके इस झूठ ने उन सभी बंदों पर असर किया है, जिसकी वजह से उन्हें ये सब कुछ सच लग रहा है। फिर एमसी सोचता है कि क्या मैं इतना अच्छा झूठ इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सभी 100 पॉइंट्स को इंटेलिजेंस में लगाया था और मेरे इंटेलिजेंस पॉइंट अब 100 हो चुके हैं। फिर उसके बाद वो बंदा उनमें से एक स्किल को एमसी को देते हुए कहता है कि ये तुम्हारा ही रिवॉर्ड है, जो कि मैं तुम्हें थैंक्स के रूप में देना चाहता हूँ। फिर एमसी उस रिवॉर्ड को लेता है, जो कि एक लेवल 1 की स्किल थी। और हम देखते हैं कि एमसी कहता है कि ये लोग शायद मुझ पर अभी भी इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं और मेरी कुछ ज़्यादा इज्जत नहीं कर रहे हैं। फिर वो आगे चलना शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें एक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ट्रेजर मिलता है। वो लोग कहते हैं कि क्या बात है, क्या ये एक सबसे ज़्यादा लेवल का ट्रेजर है, लेकिन यहाँ पर पहुंचना तो काफ़ी ज़्यादा आसान लग रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि एबीस के एक कमरे में बिना मॉन्स्टर्स के एक रिवॉर्ड पड़ा हुआ है? ये तो एक बहुत ही नामुमकिन सी बात है। फिर उस ट्रेजर को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर एक टैबलेट घूम रहा था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था, जिसकी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आएगी। एमसी को भी नोटिफिकेशन आती है कि ये एक यूनिक टाइप का एबीस रूम है, जिसके अंदर बिना मॉन्स्टर्स के एक रिवॉर्ड पड़ा हुआ है। सो गाइस, आगे जाने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं गंगानगर घूमने गया था राजस्थान में, लेकिन वहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो चुका था। इसलिए मैं वापस तो आ गया हूँ, लेकिन बीमार हूँ, इसलिए वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। उनमें से एक बंदा जाकर उस टैबलेट को उठा लेता है और कहता है कि क्या यही है इस रूम का एक ट्रेजर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। तभी लू जैनर उसे वार्न करते हुए कहती है कि तुम इतनी जल्दी खुशी मत बनाओ, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अपने गार्ड को डाउन मत रखना, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर स्वैप हो सकते हैं। स्पॉन ऐसे ही वो बंदा पीछे मुड़ता है, तभी वहाँ से उस नीचे रखे कप के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल होने लगती है। उसके अंदर रखा लाल रंग का पानी उड़ने लगता है और तभी एमसी को नोटिफिकेशन आती है कि उन्होंने ब्लड ट्रायल को स्टार्ट कर दिया है। एमसी उस बंदे से कहता है कि इडियट, ये कोई रिवॉर्ड रूम नहीं है, ये तो एक ट्रैप है जिसे कि तुमने स्टार्ट कर दिया है। एमसी कहता है कि ये तो एक ब्लड नाइटमेयर है। और हम देखते हैं कि उस ब्लड के अंदर से काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं और वो लू जैनर कहती है कि जल्दी से फाइट के लिए तैयार हो जाओ, हमें इन मॉन्स्टर्स को मारना होगा। उन सभी मॉन्स्टर्स ने हमारे एमसी और सभी बंदों को घेर लिया था। लेकिन एमसी कोई भी घबराया नहीं था, वो पूरे कॉन्फिडेंस में था। तभी वो रिंग ऑफ वीकनेस को पहनते हुए कहता है कि अगर मुझे अपने सभी एट्रीब्यूट पॉइंट को छुपाना होगा इनसे, इसलिए मैं अपनी सिर्फ 25% ही स्ट्रेंथ को यूज़ करूँगा। फिर एमसी सोचते हुए कहता है कि जब वो मुझे स्किल मिली थी तब मैंने कहा था कि ये तो एक बिल्कुल बेकार स्किल है, जिससे मैं एट्रीब्यूट पॉइंट को अपनी मर्ज़ी से घटा सकता हूँ, लेकिन शायद मैं गलत था। कितनी भी बेकार चीज़ कभी ना कभी तो काम आ ही जाती है। फिर इसके बाद वो फाइट शुरू हो जाती है। एमसी अपनी स्प्लिट डैश की एबिलिटी को यूज़ करते हुए एक मॉन्स्टर को एक स्ट्राइक में ख़त्म कर देता है। इसे देखकर तो लू जैनर भी हैरान हो जाती है कि आखिर ये क्या हुआ, उसने सिर्फ एक स्ट्राइक में मॉन्स्टर को मार दिया है, लेकिन वो तो एक लेवल 1 का है। वो फिर अपनी फ़ाइट पर ध्यान देती है और उन मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगती है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि मैंने इन्हें पीसेस में कट कर दिया है, लेकिन ये इकट्ठा हो रहे हैं। और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल उसी बंदे की तरह बन जाता है और तभी उन्हें बताया जाता है कि ये ब्लड नाइटमेयर है, जो कि बहुत ही फ्रेगाइल होते हैं, यानी कि नाजुक होते हैं, लेकिन इनका ये अपने अपोनेंट के बिल्कुल स्ट्रेंथन हो जाते हैं जब इन्हें फाइट करनी होती है, अटैक करना होता है, और बिल्कुल ही उन्हीं की तरह की फॉर्म ले लेती है। वो बंदा ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उस पर अटैक करता है और उसकी गर्दन को उड़ा देता है। वो कहता है कि आखिर मैंने इसे मार दिया, लेकिन तभी वो किसी चीज़ को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने उसकी गर्दन काट दी थी, लेकिन वो फिर भी उस पर अटैक कर देता है, जिस पर उसका वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। वो बंदा कहता है कि हम इन्हें नहीं मार पाएंगे,
ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और वो मॉन्स्टर भी उस पर अटैक करने ही वाला था कि अचानक से हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है।